ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था, सुनाया था कि श्रीकांत ने एप्लीकेशन भेजी डिप्टी कार्यालय कल्याण। गणपत बाबू को चिट्ठियों को छांटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी नई नई अपॉइंटमेंट थी कल्याण थाने में, डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस में। इसलिए कलेक्टर साहब ने उन्हें जितनी भी शिकायतों की चिट्ठियाँ आई हुई थी उन्हें छांटने के लिए दिया। अब चिट्ठियों के ढेर लगे हुए थे, एक के बाद एक वो पढ़ रहे और लाइन से लगा रहे, पढ़ रहे और लाइन से लगा रहे। कलेक्टर साहब ने गणपत को हिदायत दी थी कि जब तक कोई जरूरी पत्र सामने ना आए या कोई जरूरी आवश्यक काम ना हो, मुझे परेशान मत करिए, मैं जरूरी मीटिंग में बैठा हूं। इधर गणपत चिट्ठी पढ़ते 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 एक चिट्ठी उसके हाथ में आई। वो थी श्रीकांत की। उसने अवगत कराया था श्रीकांत ने कि जी ऐसे ऐसे शिरडी गांव में तिगना लगान वसूला जा रहा है और आप मुझे मिले थे और आपने कहा था जब भी किसी सरकारी काम में अड़चन आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उस तरह की कम से कम 85 चिट्ठी श्रीकांत लिख चुके थे, जो कि कलेक्टर साहब के पास एक भी नहीं पहुंची थी। चिट्ठियों के ढेर लगे हुए थे। स्टाफ की लापरवाही की वजह से शिकायतों के ढेर लगे थे। अब गणपत जो थे चिट्ठी को हाथ में ली और पहुंचे कलेक्टर साहब के केबिन में। कलेक्टर साहब के पास लेकर कलेक्टर साहब से कहने लगे, कलेक्टर साहब के साहब ये चिट्ठी तुमसे मना किया था गणपत कि मैं ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मुझे परेशान मत करना, जाओ अपने काम करो। एक बार को तो गणपत बाहर निकल गए, फिर दोबारा आए, साहब ये ऐसी चिट्ठी है, एक बार आप सुन लें, उसके बाद आप मुझे जो सज़ा देना दे दें, क्योंकि ये चिट्ठी मैंने ज़रूरी समझी, इसलिए आप। कलेक्टर साहब ने चिट्ठी ली, पढ़ी, उन्हें याद आया कि हाँ कोई श्रीकांत नाम का शख्स ने उनके बेटे को सही राह दिखाई दी कि पाठशाला जाने के लिए। अरे ये तो गणपत एक काम करो, तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और आज ही शिरडी के लिए निकल रहे हैं। जो मीटिंग में जो लोग बैठे थे वो हतप्रभ देख के हक्के वक्के कि अभी तो कलेक्टर साहब डांट रहे थे, अभी कह रहे हैं कि तुरंत बोरिया बिस्तरा बांध लो, कल्याण शिरडी जाना है। गणपत बहुत खुश, क्योंकि उसकी तो शिरडी जाने की इच्छा थी, जो कि नौकरी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो कलेक्टर साहब निकल लिए गणपत को लेकर शिरडी की यात्रा पे। उस टाइम रेल सुविधा थी, लेकिन कहाँ तक थी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नज़दीकी रेलवे स्टेशन अब तो कोपरगांव है, उस वक्त शायद मनमाड हुआ करता था, वहाँ से बैलगाड़ी के द्वारा ही पहुँचा जा सकता था। कलेक्टर साहब इधर निकल लिए। उधर कुलकर्णी सरकार ने जो झूठी शिकायत की हुई थी थाने में कि जी श्रीकांत ने मास्टर को स्कूल की जो धनराशि आती थी, अनुदान आता था, उसको खा गया, इसलिए उसकी तनख्वाह भी रोक दी, क्योंकि तनख्वाह मुखिया के द्वारा ही प्राप्त होती थी, इसलिए उसकी तनख्वाह भी रोक दी और स्कूल का जो खर्चा मिलता था वो भी रोक दिया। थाने में पैसे खिलाए और थानेदारों जब ने 48 घंटे का टाइम दिया श्रीकांत को कि 48 घंटे में अपनी बेगुनाही प्रस्तुत करो। अब श्रीकांत अपनी बेगुनाही के बही खाते लेकर गए, जिसमें स्कूल का हिसाब हुआ करता था। पुलिस वालों ने रिश्वत खाने की वजह से उसके बही खाते भी नहीं देखे, उसे लौटा दिया। इधर
कुलकर्णी सरकार खुशी मना रहे हैं कि अरे कल को श्रीकांत अरेस्ट हो जाएगा। खूब खुशियां मना रहे हैं। इतने में उनके आदमी ने आकर खबर दी कि जी कोई बड़ा साहब एक 2-3 पुलिस वालों के साथ आपके वाड़े की ओर ही आ रहा है। कुलकर्णी बड़े खुश प्रसन्न, कहा मेरी शिकायत का असर, अब श्रीकांत को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। आते के साथ ही आइए साहब, आइए आइए साहब आइए, दोनों ने परिचय दिया। कलेक्टर साहब ने अपना परिचय दिया, मैं नाना साहेब चांदोलकर, कल डिस्ट्रिक्ट कल्याण का डिप्टी कलेक्टर, और ये मेरे हवलदार गणपत। अब उनके बिना पूछे ही कुलकर्णी ने श्रीकांत के लिए जो उसके पेट में भड़ास थी उगलनी चालू कर दी, 5 लोगों की साक्ष्य के साथ। और जो है ये मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, 5 लोगों ने गवाही दी, और ये बड़ा करेक्ट आदमी है, ये है वो है। कोई बात नहीं। इधर बाबा के पास श्रीकांत बैठे हुए कि साईं अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं बचा, पुलिस वालों ने तो मेरे बही खाते तक देखने के लिए मना कर दिया, करूं तो क्या करूं। बाबा ने कहा सबरी सबरी सबरी। बाबा उन्हें बहलाते रहे, अपने किसी ना किसी काम में लगाते रहे। उसके बाद जब बाबा ने को दिखाई दे गया कि हाँ कलेक्टर साहब ने शिरडी में प्रवेश कर लिया है, श्रीकांत से कहा तुम एक काम करो, तुम तुरंत घर जाओ, घर जाकर अपने बही खाते तैयार रखो। कि तुरंत घर जाओ, अपने बही खाते बिल्कुल तैयार रखो, दिखाने पड़ सकते हैं। बस साईं कल तो मैं लेकर गया था, उन्होंने तो मेरे देखे नहीं। आपने कहा फिर भी अपना पक्ष मजबूत रखो। खैर जब कलेक्टर साहब के आने की सूचना मिली तो कुलकर्णी ने पीछे भी आगे आगे कलेक्टर साहब चल रहे हैं, पीछे पीछे पूरा का पूरा गांव की पब्लिक, जैसे गांव में होता है अक्सर कि कोई अजूबा आ जाए तो उसके पीछे पीछे बच्चे क्या और बड़े क्या सब चलने। वो पहुंचे कुलकर्णी वाड़े और पीछे पूरा का पूरा गांव। श्रीकांत भी उस वक्त पहुंच गए। कलेक्टर साहब कहने लगे अरे तुम इतनी सारी बात बता रहे हो तो बुलाओ कहाँ है श्रीकांत। इतने में श्रीकांत के पीछे से आते दिखाई दिए। श्रीकांत खुद ही आगे पहुंच गए, सरकार मैं हूँ श्रीकांत। कलेक्टर साहब पहचान तो गए कि हाँ ये वही श्रीकांत है। खैर खाते वाते देखे, उसके बाद कलेक्टर साहब ने विस्फोट किया कि कुलकर्णी सरकार, मैं खाते श्रीकांत की तो मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास तो आपके खिलाफ रिपोर्ट गई है कि आप तिगना लगान वसूल कर रहे हैं शिरडी। मैं उसकी जांच के लिए आया हूँ। अब श्रीकांत आ गए हैं तो श्रीकांत से भी तो दिखाओ भाई, तुम अपना हिसाब दिखाओ। श्रीकांत ने अपना बही खाता स्कूल का सौंप दिया। वो बही खाता उठा के उन्होंने गणपत के हाथ में दिया कि लो भाई चेक करो। कुलकर्णी सरकार ने भी अपना खाता निकाला और वो उनके हाथ में सौंप दिया। अब दोनों के दोनों बही खाते सही पाए गए। गणपत कहने लगा सरकार ये तो सब सही है, दोनों सही हैं। इतने में दंदनाते हुए पास की चौकी के पुलिस वाले आ गए। कहाँ है श्रीकांत, और चलो हमारे साथ। कलेक्टर साहब कहने लगे श्रीकांत को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीकांत का हिसाब सही है। हमने चेक कर लिया, श्रीकांत के ऊपर कोई आरोप नहीं बनता। इसको हम बाइज्जत बरी करते हैं कि बिना वजह इसकी रिपोर्ट लिखाई गई। अब इधर तात्या अपने खेतों में खड़ा हुआ है। बाबा को चैन कहाँ, बाबा को तो पता है कि कहाँ छुपा हुआ है। उसने क्या काम करा, मुनीम ने कुलकर्णी के जो नकली वाला खाता था वो अपने पेट में छुपा लिया कुर्ते के नीचे, और असली वाला दिखा दिया जो सही था। तात्या बाबा से कह रहा है कि साईं मेरी इस बार फसल नहीं हो रही, बीज डाले खाद डाले कोई पौधा फोड़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि बाजू वालों के खेतों में फसल लहला रही है। बाबा ने कहा एक गड्ढा खोदो, खोद के चेक करो।
खोदा तो उसके अंदर दीमक लगी हुई थी। बाबा ने कहा ये दीमक लगी हुई है, कीड़े लगे हुए हैं, इन्हें जो है हटाओ यहाँ से। बाबा उनके कीड़ों के पास गए कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारा कोई और इंतजार हो रहा है, तुरंत पहुँचो, जितनी जल्दी पहुँचा जा सके। अब बाबा का तो आदेश चींटी भी मानती थी और कीड़े कॉकरोच सभी मानते थे। इधर बाबा ने उन्हें आदेश दिया, इधर उन कीड़ों ने मुनीम के पैरों पर चढ़ना चालू कर दिया। अब मुनीम जैसे ही अपने पैरों को पटका, उछला, कीड़ों के काटने से पेट में छुपा हुआ रजिस्टर जमीन पर निकल के आके गिरा। श्रीकांत ने तुरंत वो रजिस्टर उठाया और सौंप दिया कलेक्टर साहब के हाथ के। सरकार, ये रजिस्टर था जो हमें दिखाया गया। रजिस्टर देखा तो उसके अंदर घपला पकड़ में आया कुलकर्णी सरकार का। कुलकर्णी को 2-4 छाड़े कलेक्टर साहब ने पिलाई। उसके बाद कहा कि अपने बचाव में कुलकर्णी, तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूँ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अपने बचाव में कह सकते हो, सिर्फ 5 मिनट का समय दो। कुलकर्णी सोचता रहा, मुनीम की तरफ देखा, उसे इशारा किया। उसके बाद बोलता है, साहब मेरे से पास 3 गांव का चार्ज है और मैंने इस वजह से इस मुनीम को सारा चार्ज सौंप दिया था। अब इसने मुझे अपने किसी लालच में आकर गांव वालों से तिगना लगान वसूला, जिसकी मुझे कोई इल्म नहीं। और इशारा कुलकर्णी का था। मुनीम जो था पैरों में बैठ गया, सरकार मुझे माफ़ कर दो और मेरे भाई की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैंने ये सब किया और मैं सारा पैसा लौटा ही देता हूँ। मतलब कहने का ये, मुनीम ने ड्रामेबाजी की, अपना कुलकर्णी का आरोप सारा अपने ऊपर ले लिया। वहीं पुलिस वाले खड़े थे जो श्रीकांत को लेने के लिए आए थे। कुलकर्णी का, लेकर जाओ इसे छावड़ी पे, इसका हिसाब तो बाद में देंगे। हाथ जोड़ के कुलकर्णी कलेक्टर साहब के सामने, सरकार मेरे नौकर की वजह से इतना सब कुछ गांव वालों को परेशान होना पड़ा है और मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। कलेक्टर साहब कहने लगे कि लौटा दूंगा नहीं, लौटा दो, तुरंत लौटा दो। हाँ अभी लौटा दो। गया अंदर से पैसे लेके आया, जितना लगान गांव वालों से लिया था सबका वापस करा। जब सब निकल गए, श्रीकांत कहने लगे मेरी तनख्वाह और स्कूल के लिए जो ग्रांट आती है वो दोनों चीज़ दो, जो कि तुम रोके हुए बैठे हो। तुरंत उसने श्रीकांत के भी पैसे दिए। अब वहाँ से सभी लोग निकल लिए। इधर बाबा को इंतजार था गणपत का। कलेक्टर साहब कहने लगे, गणपत तुमने बहुत अच्छा काम किया है, फिलहाल तुम यहीं शिरडी में रुको। मुझे तो तुम देख ही रहे हो कि मैं काम छोड़ कर आया हुआ हूँ, मुझे जल्द से जल्द पहुँचना होगा और तुम यहीं शिरडी में रुको, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता इस कुलकर्णी पर कि अगर पैसे मुनीम ने चुराए थे तो पैसे उसके घर पर होने चाहिए थे, कुलकर्णी के घर वाले पे कैसे रहे पैसे। इसलिए मैं ये संदेह के दायरे में और चुपचाप इसकी जानकारी के बिना तुम इस पर नजर रखो। ठीक है साहब, इतना कह के और तुम यहीं कुछ दिन शिरडी में रुको और जब सबूतों के साथ शिरडी से कल्याण आओगे, दफ्तर आओगे, तब मैं तुम्हें पुरस्कृत भी करूँगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया। एक बहुत बड़ा गांव का घोटाला की पोल खोली तुमने। गणपत को तो मांगी मुराद मिल गई। अब गणपत ने जो था कलेक्टर साहब के जाते के साथ ही अब साईं बाबा को खोजना चालू कर दिया। अब किससे पूछे? उस बाबा ने, उधर बाबा को पता थी कि रास्ता भटक रहा है। बाबा ने बांसुरी बजानी चालू की तो गणपत के कानों में आवाज़ पहुंची और गणपत ने गाना गाना चालू कर दिया। आगे आगे गणपत गाना गाता हुआ चल रहा है और पीछे पीछे पूरा गाँव। तो साथियों, गणपत पहुंच गए बाबा की शरण में, गाना गाते गाते बाबा की शरण में पहुंच गए। और आगे क्या हुआ होगा ये तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि गणपत का बहुत बड़ा रोल है इस कथा के अंदर। वो रोल अब चालू हुआ है दिन प्रतिदिन
कोई भी कल पात्र दाएं बाएं भटकेगा, लेकिन गणपत बराबर उस कथा के अंत तक बने रहेंगे। इसलिए बाबा ने गणपत के रहने की व्यवस्था का इंतजाम करने को तात्या को बोला। तात्या ने उन्हें ले जाकर एक गांव के अंदर ही एक सुसज्जित सुरक्षित कमरा दिखाया दिलाया और कहा कि सुबह शाम का खाना हमारे घर से आएगा, खाना बनाने की कतई चिंता ना करें। अब गणपत बाबू जो थे अपना आराम कर रहे थे, नींद लगी और वो अपने गाने की धुन बनाने के लिए सपने में बाबा के पास पहुंच गए। केले के पत्ते के ऊपर उन्होंने पूरी अपनी कविता लिख मारी बाबा के पास बैठकर, और आंख खोली तो पाया कि वो तो कमरे में बैठे हैं। तो साथियों, कथा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। आगे का हाल अगली की कथा में लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल श्रीकांत की तनख्वाह मिल गई, लगान जो तिगना वसूला जा रहा था, कुलकर्णी के घोटाले की पोल खुल गई। कलेक्टर साहब चले गए अपने कल्याण और गणपत बाबू रह गए चौकसी करने के लिए शिरडी में। आगे आगे क्या होता है सुनाते जाएंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।